बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलिवेंट ट्रांसफर को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास पहला ट्रांसफर था कि अगर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पीपीई का पार्ट बनाएं। दूसरा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री का पार्ट बनाएं। तीसरा हमारे पास था कि अगर हम लोग पीपीई को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर जाते हैं, एंड द लास्ट वन इज इन्वेंट्री को पीपीई का पार्ट लेकर जाएं। तो अब देखिए एक जरा समरी हम लोग बना इन्वेंट्री को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट ना, ये लास्ट वन था। अगर हम लोग यहाँ पे एक समरी सी जरा देखना चाहें कि हम लोगों ने देखा था कि कॉस्ट ऑफ एसिड क्या होगी जब किसी न्यू स्टैंडर्ड में जाएगा, तो वो कौन सी कॉस्ट पे जाएगा। तो सबसे सिंपल और छोटी सी बात अपनी फेयर वैल्यू पे जाएगा कि एट द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने उस एसिड की, चाहे वो पीपी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे वो इन्वेंट्री है, आपने उसको उसकी फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है। और न्यू स्टैंडर्ड के लिए जिसमें वो ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ एसिड बन जाएगी। ऑलराइट, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। अब फिर आता है हमारे पास कि भाई उस फेयर वैल्यू तक लेकर जाने में जो डिफरेंस आ रहा है, कैरिंग अमाउंट जो हमने रिकॉर्ड की हुई और उस फेयर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, उसको क्या ट्रीट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने देखना है कि अगर हम लोग जा रहे हैं ना IAS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ, तो वो अगर डिफरेंस आता है ना, उसको अकॉर्डिंग टू IAS 16 ट्रीट करेंगे। मतलब कि अगर कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में इंक्रीज है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जाके रिकॉर्ड कर दोगे, और वो रिवैल्यूएशन सरप्लस उस टाइम तक रिकॉर्ड रहेगा इक्विटी में जब तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप लोग डिस्पोज नहीं कर देते। किसी को डाउट? और अगर रिवैल्यूएशन आप फेयर वैल्यू तक जाती हैं और आपको लॉस मिल जाता है, तो आप लोगों ने जाकर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर देना है। किसी को कोई डाउट? गुड। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर हम लोग बात करें कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने जा रही है, तो इन्वेंट्री हमारे पास रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन हमने जिस दिन ट्रांसफर करना होगा, उस दिन उसकी देखेंगे फेयर वैल्यू, क्योंकि लाजमी बात है कि हमारे पास कॉस्ट या एनआरवी से ज्यादा होगी। वो जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। इनिशियल रिकॉग्निशन है ना उसकी, तो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू तक आने का जो सफर था, वो कहलाएगा गेन और रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बात क्लियर हो गई? मैंने कौन कौन सी आपको चीजें बताई? IAS 16 टू IAS 40, IAS 2 टू IAS 40। अब अगर IAS 40 से हम लोग आते हैं इन्वेंट्री की तरफ, तब आप लोगों ने IAS 40 की फेयर वैल्यू लेनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेनी है, आपकी इन्वेंट्री की वो कॉस्ट बन जाएगी। गॉट इट? और फेयर वैल्यू अगर प्रीवियसली किसी और फेयर वैल्यू पे था, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर कोई और फेयर वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू IAS 40 आपने उस फेयर वैल्यू के साथ ट्रीट करना है कि अगर फेयर वैल्यू में इंक्रीज है, तो गेन ऑन फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाएगा, लॉस है तब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हो गई बात? अच्छा, लास्ट वन क्या रहता है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी। तो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी आओगे, तब भी फेयर वैल्यू ले लो। वो फेयर वैल्यू पीपी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, और उस फेयर वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज IAS 40 ने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जाके डील करना है। एनी डाउट? आज हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तकरीबन ये लास्ट लेक्चर, अगर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल कंप्लीट हो गई तो, अदरवाइज सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपने कहीं और भी डिस्कस की हैं? कहाँ? IAS 16 पीपी। आपको याद है अच्छी खासी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें जर्नल रिक्वायरमेंट्स थी। हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि अगर एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हमारे पास मौजूद थी। कॉस्ट मॉडल हो तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी, याद आया आप लोगों को? भाई सेम वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप लोग देखें, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज कौन कौन सी चीजें। अब देखें, वेदर इट अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल और द, अगर आप लोगों को याद हो,
I16 में भी सबसे पहली चीज हम लोग यही बताते थे, मेजरमेंट बेसिस, कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। फिर दूसरी चीज देखो, कहता है when classification is difficult, the criteria it uses to distinguish investment property from owners occupied property or inventory। आपको याद आया कि एसिड्स के यूज के मुताबिक हम लोग देखते थे कि इसके ऊपर IS2 अप्लाई करूं, I16 अप्लाई करूं या IS। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस की थी, ये देखें, तो मैंने कहा था कि अगर यूज हो हमारे पास फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब पर्पस तो डिफाइंड है, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है और हमें पता है, तो IS2 डील करेगा। हमने कहा था अगर हमारे पास ये यूज हो रहा हो एज ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो लेकर जाएंगे IS16 में। लेकिन साथ में हमने कहा कि अगर हमारा उस प्रॉपर्टी के ऊपर पर्पस हो कि हम लोगों ने कैपिटल एप्रिसिएशन करनी है, रेंटल टू अदर्स करना है, लेकिन उसके साथ ही हमने एक और बात कही थी कि अगर पर्पस नॉट डिफाइंड हो तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बस उसका क्राइटेरिया बता दें कि पर्पस डिफाइंड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने क्यों बनाया है इसको। ओके, इसके बारे में सेकंड पॉइंट था। आई होप कि ये सेकंड पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को। द थर्ड वन इज the extent to which fair value as measured or disclosed in the financial statements, मतलब अगर हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल पर हैं तो हमने तो उसको मेजर ही फेयर वैल्यू मॉडल पर किया होगा, am I right? तो इसलिए उसने कहा मेजर्ड, लाजिम बात है आपने फिर उसको फेयर वैल्यू के ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन साथ में वो एक और वर्ड यूज कर रहा है, डिस्क्लोज कब करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल हो, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर कॉस्ट मॉडल हो तब भी आपने डिस्क्लोजर नोट्स में जाकर उसकी फेयर वैल्यू बतानी होती है कि हम वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे बाय अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू ये है, तो इसलिए उसने मेजर्ड और डिस्क्लोज दोनों के वर्ड यूज किए हैं। फिर देखें, कहता है ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय एन valuer who holds or recognized and relevant professional qualification and has relevant experience in the location and category of the investment property being valued. If there has no such valuation after fact shall be disclosed। अच्छा, क्या आप लोग I16 में ऐसा करते नहीं थे? क्या आप लोग बताते थे लास्ट वैल्यूएशन किसने की और कब की? भाई यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि फिर यहां पर अब रीवैल्यूएशन तो नहीं है, यहां पर क्या है कि उस एसिड की फेयर वैल्यू को किसने डिटरमिन किया, तो आप वो बता दो कि भाई इसने डिटरमिन किया है। अच्छा, इसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने एक और बात पढ़ी थी, आपको बताया गया था कि IS40 आप पे एम्फसाइज नहीं कर रहा कि ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए और ये क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। I16 कर रहा था कि आपका इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, फेयर वैल्यू के लिए इसका होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने उसके बारे में बताना है कि भाई वो कौन है, उसकी क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने ये बात डिस्क्लोज जरूर करनी है। एनी डाउट? चले नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ ऑन द realizability of investment property or the remittance of income and proceeds of disposal। अच्छा, आप लोगों को याद आया कि हम लोगों ने IS16 में भी कहा था कि अगर हमारे पास किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने मॉर्गेज या प्लेज करवाई हुई है किसी भी लोन के अगेंस्ट, तो हम लोग उसके बारे में भी बताएंगे, तो वही बात इधर कर रहे हैं। तो लाजिम बात है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आपने प्लेज की हुई है तो आप लोग उसको किसी किस्म का सेल नहीं कर सकते, तो उसके उसके ऊपर भी अब रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि आप लोग उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। या ऐसा भी होता है कि हम लोग, आपने वर्ड सुना हुआ है गिरवी रखवा देना कोई चीज, अब उसमें क्या होता है, आपको रेंट नहीं मिलता, फिर आप हैंडसम अमाउंट रिसीव कर लेते हो एज अ लोन और अपना घर किसी को हैंड ओवर कर देते हो, जब तक आप उसको लोन वो वापस ना कर दो तब तक उस वो जो लैंड का या बिल्डिंग का जो पोजेशन होता है ना, वो सेकंड पार्टी के पास होता है और वो उसको यूज करता रहता है, तो लाजिम बात है फिर आपको तो इनकम नहीं होने वाली उससे, तो इनकम के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ऑलराइट, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन कि अब आपको उससे इनकम नहीं रिसीव होने वाली,
दूसरी रिस्ट्रिक्शन कि जब तक उसके पास है और आप उसका लोन वापस नहीं कर रहे, आप उसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई बात है तो आपने जाके डिस्क्लोज कर, स्टेटमेंट समझ आ गई होगी सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट सुने फिर, कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड इनहांसमेंट। आपको याद होगा कि हम लोगों ने IAS 16 करते हुए भी ऐसा किया था कि अगर हमारी किसी किस्म की कोई कमिटमेंट्स होती थी फ्यूचर से रेलिवेंट, उस एसेट से रेलिवेंट फ्यूचर में, या किसी किस्म के कोई एग्रीमेंट्स होते थे तो हम लोग डिस्क्लोज करते थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलिवेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट्स, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, आपने उन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म की कोई एनहांसमेंट करनी है तो आप लोगों ने उस चीज को भी डिस्क्लोज करना है। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ आ गया हो? सारे आ गए हैं, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वन इज एन एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। कौन कौन सी? तो लाजिम बात है, फॉर रेंटल टू अदर्स था तो रेंटल इनकम आएगी। जो रेंटल इनकम आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से तो वो भी तो आप बताओगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेकर जाओगे। फिर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अब ये कैपिटलाइज तो नहीं होते ना, एक्सपेंस आउट होंगे। अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट generated rental income during the period and that did not generate rental income during the period। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि आप लोगों को ना इनकम अर्न करने के लिए वो एक्सपेंस करना पड़ेगा। जैसे आप उबर पे गाड़ी चलाते हो, आपको एक राइड मिली और वो राइड थी 1000 रुपीज की, आपको इनकम 1000 रुपीज की हो जानी है, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, क्या आप राइड लोगे? अच्छा, अब उस 1000 को अर्न करने के लिए आपको 300 रुपए का पेट्रोल भी डलवाना है, तो ये वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी जाएगा, लेकिन ये वो एक्सपेंस है जो इनकम को अर्न करने के लिए किया। ओके, कि अगर आप पेट्रोल ना डलवाते तो आप लोग 1000 अर्न भी नहीं कर सकते थे। तो यहां पर पहला पॉइंट वो है। दूसरी बात है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। गाड़ी में पेट्रोल भी है, राइड आ गई 1000 रुपीज की, लेकिन गाड़ी को ना थोड़ी बहुत रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत थी, ना भी अभी करो तो चल जाएगा काम, कुछ दिन बाद भी कर लो तो इट्स ओके। तो क्या उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से कोई इनकम जनरेट हो रही है? नहीं, नहीं समझ आए। गाड़ी में अगर कोई थोड़ी बहुत रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हो तो देखो, सपोज आपकी बाइक को ट्यूनिंग की जरूरत हो आज, आप हफ्ते बाद भी जाके करवाओ तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो क्या इस एक हफ्ते में आप उसको यूज नहीं करोगे? तो भाई क्या इनकम कोई जनरेट हो रही है? तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस करोगे वो एज सच डिड नॉट जनरेटेड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। ऑलराइट, तो कुछ आपके एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपकी उस इनकम से रिलेट करते हैं कि जब तक वो एक्सपेंस नहीं करोगे तब तक इनकम जनरेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल एक्सपेंस होते हैं जिनका हमारी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे हम लोग अपनी बिल्डिंग का किसी किस्म का कोई रेंट पे कर रहे हो तो उसका हमारी इनकम से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने उनको अलग से जाके रिकॉग्नाइज करना होगा, कोई इशू। नेक्स्ट चलें, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। फेयर वैल्यू मॉडल ओनली, मतलब अगर कॉस्ट मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर तो इनमें से कुछ भी लिखने की जरूरत है। और ऊपर वाले ना जर्नल डिस्क्लोजर्स है, मतलब चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, हर हाल में वो सारी बातें बतानी। अच्छा, अब उसने क्या कहा, अगर फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो आपने ये लिखना है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं? देखिए भाई, सबसे पहले एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज अ रिकॉग्निशन बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। हम लोगों ने देखना है कि हमारे एसिड के ओपनिंग क्या था, हमारे एसिड का क्लोजिंग क्या। अब दानी बात है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम नहीं आने वाले, डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस की रीजंस, तो उसको रिकॉन्साइल करवाओ। तो वो रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन की होगी, या डिस्पोजल किया होगा, या फिर गेन और लॉसेस फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आए होंगे, कुछ ना कुछ हम लोगों ने ट्रांसफर किया होगा। कहाँ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी या इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री और पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या किसी भी किस्म का कोई अदर चेंज। तो आप लोग ये सारी बातें बताओगे। ये कहाँ बताओगे? वो जो हम लोग नोट ऑन पीपी नहीं बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दें। गॉट इट? फिर देखें, इन्होंने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं की।
फेयर वैल्यू मॉडल हो तो डेप्रिशिएट नहीं होते, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो कितना मजे का काम है ना, 16 से ज्यादा इजी नहीं है, आधा काम रह गया हमारा। कहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट cost model because fair value cannot be measured reliably. In addition, an entity shall disclose. अब ये उन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए है जिनमें वैसे तो फेयर वैल्यू मॉडल था, लेकिन हम लोग उनकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो मूव कर जाएगी अपनी कॉस्ट पर। तो कॉस्ट पर जाएगी तो फिर लाजमी बात है डेप्रिशिएट भी होगी। क्लियर? अब क्या कहता है, कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताओ कि वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास रखी हुई है। फिर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, कि उसकी रीजन क्या है कि हम उसको रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे। ये वो बातें हैं जो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट आपने करनी होगी, लेकिन आपको याद हो कि आपने ये बातें बतानी है। भाई सिंपल सा डिस्क्लोजर का फार्मूला है क्या, हर वो चीज जो आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में नहीं लिख रहे वो डिस्क्लोजर में आ जाए। ओके, हर वो पॉइंट, हर वो बात, हर वो चीज जो ना तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जा रही है ना बैलेंस शीट का पार्ट बन रही है, तो डिस्क्लोजर नोट का पार्ट बन जाए। ओके हो गई बात। फिर देखें इफ पॉसिबल द रेंज ऑफ एस्टिमेट्स विद इन विच फेयर वैल्यू इज हाईली लाइकली टू लाई। लेकिन एक आप रेंज बता, देखो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती लेकिन एक अंदाजा मिल सकता है क्या, कि इसकी फेयर वैल्यू 100 से 120 के दरमियान है, 120 से 150 के दरमियान है। आप इसके बारे में जरूर बता दो कि रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, लेकिन एक हमारा एस्टिमेट है कि अगर हम फेयर वैल्यू पर जाएं तो उसकी फेयर वैल्यू ये हो सकती है। अक्सर क्वेश्चन में ना ऐसा होता है कि आपको पॉइंट दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, पूरी स्टोरी सुना देगा, उसकी फेयर वैल्यू तक उसकी बता देगा, लेकिन एंड पे लिख देगा फेयर वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड रिलायबल, उसको हम लोग कॉस्ट पे लेके चले जाएंगे। अब बच्चा ये सोचता है कि तो फिर उसने फेयर वैल्यू दी क्यों है, ताकि हम लोग इधर आके डिस्क्लोज कर सकें इस पॉइंट के मुताबिक। ओके, तो वो फेयर वैल्यू वो इसलिए देता है, राइट। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स कैरिंग अमाउंट एंड गेन और लॉसेज ऑन डिस्पोजल। कि अगर आप किसी किस्म का कोई डिस्पोजल कर देते हैं तो डिस्पोजल के बारे में आप बताओगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने डिस्पोज की है उसकी फेयर वैल्यू आपके पास क्या थी और कितना गेन या लॉस आया आपको इससे। एनी प्रॉब्लम? एडिशनल डिस्क्लोजर्स, एंटिटी शैल डिस्क्लोज डेप्रिसिएशन मेथड यूज किसके लिए करेंगे, ये देखें कॉस्ट मॉडलिंग, तो लाजिम बात है उसने डेप्रिशिएट होना है, तो साथ में बताओगे कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, फिर या डेप्रिसिएशन रेट बताओगे, और अगर ये बता दिया तो लाजिम बात है फिर आपको कैरिंग अमाउंट भी बतानी है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation at the beginning and at the end of the period, आप लोगों ने ये सारी बातें बतानी है। और एट द बिगिनिंग और एंड जब ये दोनों बातें बता रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें जाकर बताओगे, एडिशन बताओगे, डेप्रिसिएशन बताओगे, डिस्पोजल, किसी किस्म के इम्पेयरमेंट लॉसेज जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद ट्रांसफर वगैरह के बारे में बताओगे एंड अदर चेंजेस। When the cost model is used, fair value of investment property shall be disclosed. Cost model है तब भी fair value को disclose करेंगे हम लोग। If the fair value cannot be estimated reliably, the same additional disclosure should be made as are disclosed under fair value model for investment property, including at cost model, because fair value cannot be measured reliably। कहता है तब भी आपने ये वाले पॉइंट्स मुझे जरूर बताने हैं। ओके, वैसे अगर फेयर वैल्यू मिल रही है और आपने कॉस्ट मॉडल फाइंड किया हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं, फिर तो मुझे फेयर वैल्यू बता दो। लेकिन आप कॉस्ट मॉडल पर है लेकिन फेयर वैल्यू रिलायबली मुहैया नहीं हो सकती, तो उसके लिए देखें ऊपर वाले ये सारे पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स आप उसे बताओगे, क्या आप उसे बताओगे कि उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास, उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह दोगे कि फेयर वैल्यू हम लोग क्यों डिटरमिन नहीं कर पा रहे, फिर उसे बताओगे रेंज ऑफ एस्टिमेट्स कि हमारे पास अगर फेयर वैल्यू होती है तो तकरीबन इस रेंज के दरमियान दरमियान आ जाती, एंड द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल आप लोग उसको डिस्क्लोज करोगे। एनी डाउट? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्लियर?
चले अब हम लोग चलते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको IS40 के किसी भी पॉइंट वगैरह में कोई इशू हो? सारी बातें सही से समझ आ गई हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? लेकिन कितना छोटा सा मजे का स्टैंडर्ड था ना ये। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 8, रिक्वायरमेंट डिस्कस। अच्छा आपसे ना IS40 से रिलेटेड मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, मतलब आपने ना डिस्कस करनी होती हैं चीजें। एज सच न्यूमेरिकल पोर्शन कम चांसेस हैं कि उठा के, मतलब 50-50 पर है कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ सकता है, और अलग से इसका क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो सिर्फ आपसे डिस्कस करवाता है चीजें। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ CS फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। डिस्कस करनी है हमने चीजें, तो हम भी उसको थ्योरी में जाकर आंसर करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे का माइंड बना हुआ होता है कि भाई मैंने FR1 का पेपर देना है तो लाजमी बात है मैंने इसको जाकर न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, बस उधर ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये 7-8 मार्क्स खाम में जाए हो जाते हैं आप लोगों के। इसके लिए आप क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। यू हैव recently joined as the finance manager of CL. While reviewing the draft financial statement for the year ended 31st December 2020, presented by the junior accountant, you have noted that CL acquired a 3-story building on 1st March 2020. CL uses the ground floor for its marketing department, while remaining 2 floors were in excess of CL's need and therefore were rented out. The first floor was rented out on 1st June 2020 and the second floor was rented out on 1st December 2020. The accountant has recorded the building as property, plant and equipment. The depreciation on the ground first and second floor has been computed on 1st March from 1st March 2020 to 1st June 2020 and 1st December 2020 respectively. The accounting policy of CS is to carry land and building at fair value whenever permitted by IFRS. क्वेश्चन की समझ आई है? अच्छा अब आप क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो आपको उसने फाइनेंस मैनेजर बना दिया, अब बन गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। मैं हूं आपका जूनियर अकाउंटेंट और मैंने ये गुल खिलाए हैं जो मैंने आपको बता दी, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? क्या मैंने बिल्कुल ठीक किया? नहीं किया ठीक? तो करो फिर ठीक। क्या करना चाहिए था मुझे? अब बताओ मुझे, क्या मुझे क्या करना चाहिए था? सबसे पहली चीज, कहां पे जाके रिकॉग्नाइज कर, स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई करता है? सब पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ तो अब देखो क्या सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है? तो अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है और IS40 को जरा मद्देनजर रखो तो उसने कहा नहीं था कि अगर एसिड एक ही हो लेकिन सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो तो आप लोगों ने उसको डील भी सेपरेटली करना है। तो ग्राउंड फ्लोर आप लोग जाके रिकॉर्ड करोगे एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जबकि आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर को लेकर जाओगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर। गॉट इट? अच्छा फिर उसने नीचे बता दिया कि भाई हम अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, चाहे मतलब वो पीपी है चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हम फेयर वैल्यू पे रखते हैं। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर किसी किस्म की डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं थी। ऑलराइट, तो उसने ये काम गलत कर दिया, तो उसने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। डन। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी डेप्रिसिएशन उसने बिल्कुल ठीक चार्ज की हुई है क्योंकि वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है, वो उसने काम बिल्कुल सही किया हुआ है। ऐसा ही है ना? अच्छा जब अब आप लोगों ने डिस्कस करना होगा ना तो लाजमी बात है भाई आप लोगों को ना वो वैल्यू, वो स्टेटमेंट्स वैसी प्रोड्यूस करनी नहीं आती, ये उसी टाइम पे क्लियर होंगी जब आपके ने आई कैप के पास पेपर के 5-7 क्वेश्चन अच्छे से रीड किए हुए होना, तो अब आपको पता चलता है कि हम लोगों ने चीजें ना डिस्कस किस तरह से करनी है, उसको बताना किस तरह से।
अब जरा उसका मेथड देखें कि उसने आपको ये वाली बात देखें तो द पॉइंट बतानी है। ये नहीं है कि आप स्टोरी लिखने बैठ जाएं, 1.5-2 पेज की स्टोरी चल रही है आप लोगों की, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बताएं लेकिन पता चले कि कोई अकाउंटेंट बोला है क्या। अब सबसे पहली चीज, अकाउंटेंट adopted by the accountant to record complete building under PPE had is, सबसे पहले तो उसको गलत साबित करो जैसे कि आपने मुझे किया था। हो गई बात। दूसरा, अब मैंने अगर उसको गलत साबित किया है तो मैंने उसको ठीक भी करना है। अब उसको रीजन बताओ कि भाई ये ठीक कैसे हो सकता था। कहते टू फ्लोर्स व्हिच हैव बीन लीज्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली शुड बी अकाउंटेड फॉर एज इन्वेस्टमेंट। क्या हमने ये बात करनी ली? वही बात यही करने जा रहे हैं कि जो 2 फ्लोर्स हैं आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर लेके जाओ, while the ground floor is used by the marketing department it should be recorded as PP property plant and equipment under I-16 and depreciate over its। कमाल हो गई बात है। अच्छा फिर देखो, कहते हैं एज पर सीएस पॉलिसी। अब ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि उसकी पॉलिसी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी रिकॉर्डेड एट and changes in fair value should be taken to statement of। अब फेयर वैल्यू पे है तो फेयर वैल्यू आई-40 आपसे क्या कहता है कि भाई डेप्रिशिएट ना करना, लेकिन फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आ जाए वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगी। तो आप लोग ये बात लिख दो कि भाई फेयर वैल्यू में कोई चेंज आया तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे। तो कमाल का आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया। एनी डाउट? मजे का काम है ना ये, है ना? अच्छी नींद आती है ये करते हुए, बहुत प्यारी प्यारी। ऐसा लगता है जैसे माँ लोरी दे रही हो, सो जा बेटा सो जा। है नाखून खा लो, और कुछ मिला नहीं है जिंदगी में तुम्हें। both IS-16 property plant and equipment and IS-14 investment property deals with the tangible non-current asset of an entity। आपको तो पता नहीं था ना ये बात? पता थी तो उसने खाम खा का एहसान किया आप पर बताकर, है ना? लेकिन उसने कहा चलो मैं कर देता हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। फिर कहता है डिस्कस एनी फोर बिटवीन एंड। देखो भाई, हम लोग जब भी IS-40 की फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था ना, उसको कंपेयर करते रहे IS-16 के साथ। काफी सारी ऐसी चीजें थी जो सिमिलैरिटी में भी आ रही थी कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। हाँ ना, जैसा कि क्या सिमिलर है? कॉस्ट मॉडल, इनिशियल रिकॉग्निशन। हाँ, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में कॉस्ट मॉडल सिमिलर था, इनिशियल रिकॉग्निशन में कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दोनों का एक जैसा था। ऑलराइट। अच्छा फिर देखो, कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनमें डिफरेंसेस हैं। तो कहते हैं मुझे सिर्फ 4 डिफरेंसेस बताओ। जब आपके पेपर में मेंशन होना कि 4, तो 4 मींस दैट 4, 4 डज नॉट मींस दैट 5, 6, 7। तो ये आगे ना कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा कि वो आपने 7 लिख के दिया, उनमें से 4 अच्छे वाले ढूंढेगा, बाकी 3 कैंसिल कर देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसने फर्स्ट 4 देख और उसने 5th से ऑनवर्ड क्रॉस कर देना है, उन्हें पढ़ना भी नहीं है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। तो 4 मीन्स 4, उसी टाइम आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है मैंने 4 पॉइंट लिखने हैं। ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट कौन सा आना चाहिए? वैसे छोड़ दो इस सोल्यूशन को, कौन सा पॉइंट आना चाहिए? क्या अप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? तो पहले तो उसे बताओ ना कि भाई जो सब्सिक्वेंट मेथड है हमारे पास मेजरमेंट का, इस 16 के ऊपर होता है रिवैल्यूएशन मॉडल और दूसरे के ऊपर है। पहले तो ये बात बताओ ना, फिर डेप्रिसिएशन की बात करो। ओके, बच्चा पैदा नहीं हुआ नाम रख लिया, तो पहले बताओ ना भाई मॉडल में डिफरेंस है कि इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है उसके ऊपर, फिर दूसरा पॉइंट लिख दो कि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिशिएट। अब देखो जरा लिंक बन जाता है पॉइंट्स का। ओके, कोई इशू? अच्छा, और पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? लॉस और गेन। हाँ जी, अब अगर हमारे पास देखिए लॉस की स्टोरी तो एक जैसी है दोनों की, रिवैल्यूएशन लॉस है या फेयर वैल्यू लॉस है, दोनों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाना है। लेकिन रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में जाता है, जबकि फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज करते हैं। रिवैल्यूएशन कभी भी हो सकती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद।
लेकिन फेयर वैल्यू हर साल बाद जाके कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने, है ना। और पढ़ लो, हो गए 4। चलो ये देखो, कहते हैं एप्लीकेबल टू टेंजिबल एसेट्स। हमने भी उसे कहा, तूने हमें बताया तो हम भी तुझे बता देते हैं। I60 में से दोनों ही 40 भी टेंजिबल एसेट पे एप्लीकेबल है। तो कहते हैं हेल्ड फॉर यूज इन, सबसे पहला डिफरेंस इनके इस्तेमाल का ही तो था, मतलब इनकी डेफिनेशन कि भाई I16 में कौन से टेंजिबल एसेट जाएंगे जो यूज इन बिजनेस इंक्लूडिंग ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जबकि I40 में हेल्ड टू अर्न, और सबसे बड़ा डिफरेंस डेफिनेशन होता है। ओके, कि दोनों को डिफाइन कर दो, डन। फिर देखो, कहते हैं अलाउ कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अलाउ कॉस्ट, और हमने भी ये बात कर दी। कहते हैं चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड और प्रॉफिट और लॉस, जबकि चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर टेकन टू प्रॉफिट और लॉस ओनली, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट नहीं बनती। कहते हैं एसेट अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल आर डेप्रिशिएटेड, एसेट अंडर फेयर वैल्यू मॉडल और नॉट। तो अब देखें, अगर मैं आपसे कहता कि इसके भाई 4 नंबर हैं, तो इसको पढ़ने से पहले भी एटलीस्ट 3 नंबर तो ले ही चुके थे, 75% मार्क्स। और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। एग्जाम्पल नंबर 10, 3 नंबर लेने के बाद बाकी 47 नंबर चाहिए, कुछ भी नहीं, बाकी 47 की कोशिश करनी है कि वो आ जाए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 10 नंबर के क्वेश्चन में भी 3 काफी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ द ईयर, और बताना क्या है हमने उसको, बड़ी प्यारी सी बात बतानी है, कौन सी, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम the as a statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2000 and statement of financial position as on that date show comparative figure। तो हम 2019 की बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी खुशी ऐसे ही मुस्कुराते जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं, 18 भी बताएंगे हम। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और वो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो प्रॉफिट और लॉस भी है, और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है। अब आ जाओ, पहले चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब मेरे मुताबिक मेरे क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से होना चाहिए, मतलब मैंने 2018 बताना है और 2019 बताना है, तो 18 के लिए मैं 1 जनवरी से जरा देखना शुरू करूंगा कि 18 में क्या कुछ हुआ, फिर 19 की तरफ हम लोग आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम इसके सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अच्छा, अब यहां पर देखें, जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ा था, क्या कहीं पे आपको लगा कि ये IS40 का क्वेश्चन है? लगना भी नहीं है, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही होना है कि आप लोग जैसे ही रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना, माइंड क्लिक कैसे ही करेगा, जैसे यार हमसे पूछने वाला है IS16 का क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलता है कि भैया IS16 का तो है ही नहीं। तो इसमें ना मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, जब ये वाली रिक्वायरमेंट्स होती है ना, इसमें मल्टीपल हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं IS16 ही हो, IS40 ही हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, हर स्टैंडर्ड ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को में भी जाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाना है। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर पहुंचे, अब क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना, बगैर कुछ सॉल्व किए, बगैर कोई स्केच बनाए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्या, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ दस्तगीर लिमिटेड, दी एल परचेज्ड स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर रुपीज 370 million ऑन 1 जुलाई 2017। ये तो मेरे कंपैरेटिव के भी कंपैरेटिव में आ गया, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर द व्हीकल हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फॉर 10 years विद रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 30 million। लेकिन ये देख लेना कि ये हम लोगों ने मिड ऑफ द ईयर परचेज की, तो इसकी जो यूजफुल लाइफ है फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट हुई है। रिमेनिंग कैलकुलेट करनी हो तो 6 मंथ्स को मद्देनजर रखें। ओके, फिर कहते हैं द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द व्हीकल्स एज एट 31 December 2018 and 19 were determined at rupees 302 million and 290 million respectively। There was no change in the useful life or residual value। अब कहीं पे उसने बताया कि इसका यूजेज क्या था? नहीं।
अच्छा सपोज कि नहीं भी बताया, चाहे मैं इसे IAS 16 में लेकर जाऊं, चाहे मैं इसे IAS 14 में लेकर जाऊं, ओके, तो क्या ऐसा नहीं? हाँ, क्या? तुम चाहे जो मर्जी है, मैं बाद में यही बात कर रहा हूं ना, चाहे जो मर्जी है, ये बात तो कंफर्म है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2018 में वो रिकॉर्ड होगा 302 पर, और 2019 में वो रिकॉर्ड होगा 290 पर। किसी को डाउट? तो मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब जाऊंगा ना, वहां पर व्हीकल्स जाके रिकॉर्ड करूंगा एट 2018 में 302 और 2019 में 290, और इसकी किसी किस्म की कोई क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं होगी। देखो भाई, अगर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर तो वैसे ही नहीं होनी, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर डेप्रिसिएट नहीं हो रहा होता। और अगर सपोज है IAS 16 तो भी नहीं होनी, क्यों? रीवैल्यू हो गए हैं। So at the date of revaluation, accumulated depreciation is nil. बात समझ तो नहीं आई ना? ओके, अच्छा, नेक्स्ट, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। फिर कहता है DL set up a manufacturing plant in remote area at a cost of rupees 280 million। क्या है, हम लोगों ने एक प्लांट लगा दिया, कब? The plant had a useful life of 8 years। Plant was purchased on, कंपैरेटिव की बात शुरू हो गई। वह कंपैरेटिव के ओपनिंग में हमारे पास प्लान नहीं था, एडिशन में ये आएगा, इसको ओपनिंग का पार्ट नहीं बना देना 1 जनवरी को, ये एडिशन में आएगा 280 एंड वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन। आपको नहीं लग रहा जैसे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है ना? आप तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करोगे 1 जनवरी से, नहीं तो कब करेंगे? तो फिर इररिलेवेंट तो ना हुई ना, ये तो बड़ी काम की इंफॉर्मेशन उसने दे दी है कि भाई हम लोगों ने 1 जनवरी से उसको डेप्रिशिएट नहीं करना, बाद में तो वो आपको उलझा रहा है, और आपसे वो कह रहा है कि भाई जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई आप तब जाके डेप्रिशिएट करोगे, नहीं, कब करोगे? अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल। तो मतलब 2018 में इसको फॉर 9 मंथ्स आपने डेप्रिशिएट करना। बात क्लियर? अगर करना हुआ तो। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2018, मतलब 1 अप्रैल को तो हमारे पास वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया, उसी दिन हमने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन 1 जुलाई 2018 को DL रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी। आपने नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ी है ना, तो मैं बता दूंगा जो इसमें थोड़ी बहुत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अदरवाइज इनके बाद हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ने वाले हैं। क्या करना है? टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट द sanction later states that if DL ceases to use the plant in remote areas before 31st December 2021, DL would be required to repay the grant in full। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिली है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट कह रहे हैं, ये प्लांट लगाने पर 120 मिलियन की इमदाद मिली है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई साहब अब ये जो प्लांट आपने लगा लिया है ना, ये 31 दिसंबर 2021 से पहले आपने नहीं लेके जाना। अब यहां तक आप लोगों ने जरूर इस प्लांट को इधर रखना है, इसके ऊपर काम भी करना है, इस पे प्रोडक्शन भी करनी है। अगर आपने इससे पहले प्लांट को खत्म कर दिया तो आप लोगों को ये 120 मिलियन हमें वापसी आके देना पड़ेगा। ओके, हो गई बात? क्या करना है इसके साथ हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट। अब देखो यहां पे अब पता चला ऑन रेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ऑन 1 जनवरी 2018 प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ, मतलब पहले IAS 16 PPE का पार्ट था, और अब मतलब 2017 में ये PPE था, लेकिन जब 2018 में आया ना तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2018 carrying value and the remaining useful life of the warehouse was rupees 80 million and 16 years respectively। मतलब देखो भाई 1 जनवरी 2018 में ये जो वेयर हाउस है ये मेरे नोट ऑन पीपीई का ओपनिंग है,
ओके, उसी दिन ट्रांसफर हो गया टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जिस दिन ट्रांसफर होने लगा ना, उस दिन जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी वो थी 80 मिलियन, और उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी वो थी 16 ईयर्स। कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द वेयरहाउस ऑन वेरियस डेट्स और एज फॉलोज। जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना उस दिन कैरिंग अमाउंट 80 मिलियन की थी, लेकिन फेयर वैल्यू कितने की थी? अच्छा, फिर हर साल बाद उसको रिवैल्यू कर हम फेयर वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1896 एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1915 साथ में कुछ है अदर इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। DL uses cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment except for specialized vehicles for which revaluation model is, पता चल गया स्पेशलाइज्ड व्हीकल हमारे पीपी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट वन इज DL transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings on an annual basis। तो कौन से एसिड की बात कर रहे हैं? कौन से एसिड की बात कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स की। वही तो रिवैल्यूएशन मॉडल पर है कि अगर उनके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो आप लोगों ने उसको ट्रांसफर करना है टू रिटेन्ड अर्निंग्स। आमीन। दुआ मांगी है तुमने? अच्छा, मैं समझा दुआ मांगी है, मैंने कहा आमीन। है क्या सर में दर्द हो रहा है? ठीक हो? Government grant is recorded as deferred income and part of it is transferred to income each year। ऐसे समझ लो जैसा जो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ करते हो ना, गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है कि हर साल एक छोटा सा पार्ट आपने इनकम को देना हो। ओके, और बाकी सारी डेफर कर देंगे। क्या मतलब होता है? पढ़ेंगे IAS 20 में, तब तक इंतजार कीजिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अच्छा, देखते हैं भाई, वन बाय वन चीजों को लेके चलना। अगर यहाँ पे खिचड़ी बना ली ना तो फिर किसी काम की नहीं होगी। ओके, आपने बिरयानी बनानी है खुशबूदार अच्छी सी बेहतरीन टेस्ट के साथ, मार्क्स भी अच्छे मिले आप लोगों को। अब किस तरह से? भाई देखो, करने तो सारे ही ऐसे हैं ना हम लोगों ने। किसी को कोई डाउट? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इजी कौन से बात है? वेयर हाउस, पीपी वाला। हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा हो ना, सबसे पहले उसी पे वर्किंग करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आप स्पेशलाइज्ड व्हीकल पे ही सबसे पहले चले जाओ, ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही सबसे पहले जाकर देखो। आप लोगों ने देखना है कि जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा हो उसके बारे में लिखना पहले शुरू कर देना। लेकिन अब आपने बतानी है एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप लोगों ने जैसे ही लिखना है ना क्वेश्चन नंबर दिस, मतलब जो भी हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने लिख देना है दस्तगिल लिमिटेड DL। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, और उसके बाद दो कॉलम बना देना, साथ पहले 19 और बाद में 18। क्लियर? अच्छा, फिर आपके बाद वो डिस्क्रिप्शन चलती रहेगी। नेक्स्ट पेज पे चले जाना, मतलब जरूरी नहीं उस पेज के मिड से स्टार्ट। नेक्स्ट पेज पे सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनाना, दस्तगीर लिमिटेड, उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2019, और फिर वैसे ही 18 एंड 19 अपने पास लिखने। और क्वेश्चन को अब पढ़ना जरा इस तरह से शुरू करना कि हमने सोल्यूशन लिखना है। ओके, किस चीज को सबसे पहले करें? सपोज किसको? वेयर हाउस को पहले कर लेते हैं। सपोज अगर आप वेयर हाउस पे चले भी जाते हैं, देखो भाई अब आपने मार्क्स लेने हैं, और मार्क्स लेने के लिए कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि पहले पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। मुझे बताएं, क्या फर्स्ट पॉइंट का सेकंड से कोई ताल्लुक है? सेकंड का फर्स्ट और थर्ड से कोई ताल्लुक है? थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड से कोई ताल्लुक है? क्या इंडिपेंडेंट नहीं है? तो आप क्यों परेशान होते हो फिर? तो उसके लिए आपको भी 1 2 3 करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सबसे पहले आ जाओ वेयर हाउस पर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, ये अलग बात है, जैसे वेयर हाउस लिखो ना, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और उसके नीचे लिख देना वेयर हाउस, ताकि ये बता सको कि भाई वेयर हाउस मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है।
ऑलराइट। दूसरी बात, भाई आपकी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स या प्लांट वगैरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होते। आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज आती है ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग। ओके भाई साहब, आपकी व्हीकल्स, आपके प्लांट वगैरह, आपकी पीपी का पार्ट, आपने कभी देखा हो कि मेरे वालिद साहब ने ना एक गाड़ी परचेज करके रखी हुई है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? कभी सुने? फॉर यूजेज होती है। और गाड़ी ने अपनी प्राइसेस को डिक्रीज करना है तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो आ ही नहीं रही। ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनती। मैंने मतलब फैक्ट्री मालिक हूं, मैंने एक प्लांट परचेज करके साइड पे रखा हुआ है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई वो तो डेप्रिशिएट हो जाएगा, उसे जंग लग जाना है सारा। 5 साल के बाद हो सकता है वो सारा नकारा हो जाए। तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती आप लोगों की, राइट। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग होती है। तो वेयर हाउस एक किस्म की लैंड एंड बिल्डिंग है। अच्छा, अब क्या करना है? सिंपल था, आपने फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना है, पढ़ लिया था आप क्वेश्चन में। तो जब फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना है तो 96 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वेयर हाउस 2018 में जाके रिकॉर्ड करोगे एट 96 और 2019 में रिकॉर्ड करोगे एट तो 115। किसी को कोई डाउट? क्या देखने में पता चल नहीं गया था? अच्छा ये देखो, ये जाके रिकॉर्ड कर दो। इधर ही समझा दूं या अलग से सोल्यूशन बनाऊं? सोल्यूशन बनाए? अच्छा पहले इधर सुनो। कहाँ है? नॉन करंट एसेट्स, ये रहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 96 एंड कोई इशू? क्लियर हो गई बात? अच्छा फिर आ जाओ, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी नहीं है, तो फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा, आएगा ना? अच्छा भाई, फेयर वैल्यू गेन और लॉस अगर बात करें सबसे पहले 1 जनवरी 2018, तो ओपनिंग भी तो भाई मेरे कंपैरेटिव ईयर में है। सबसे पहले अब इधर मैंने क्या देखना है कि यहां पर देखो एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या थी, मैंने कितने पे रिकॉर्ड किया, कितने का डिफरेंस आया, ये 24 क्या कहलाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू गेन नहीं है ये। ट्रांसफर से पहले ये आपका पीपीई था। ओके, और पीपीई अपनी फेयर वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा, लेकिन फेयर वैल्यू तक जो वैल्यू आई है वो 24 रिवैल्यूएशन सरप्लस अकॉर्डिंग टू IS 16 जाके ट्रीट होगा। तो IS 16 ने क्या कहा था? इस 24 को रिकॉर्ड करना अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। याद आया? कब? 2018 में। नहीं? तो जाओ 24 को तो पहले रिकॉर्ड करो ना, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये आ गया 24 OCI, अदर कंप्रीहेंसिव। इसमें हम लोग अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह लिखा करते हैं, तो वो जाके वेयर हाउस पे ये रिकॉर्ड कर दोगे। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, अब इसने ट्रांसफर नहीं होना, इस 24 ने ट्रांसफर नहीं होना जब तक के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज ना हो जाए। बस इसको लिखने के बाद इसको भूल जाओ। अब इसको उसी टाइम पे देखेंगे जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करते हैं। फिर देखो 2018 में 104 से 96 पे आ गई प्रॉपर्टी, डिक्रीज मिला कितने का? फेयर वैल्यू लॉस। कहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये देखो, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और यहां पर ये आ गया फेयर वैल्यू गेन और लॉस। तो लॉस मिला 8 का इन 2018। फिर जब 2019 में गए तो हमारे पास 96 से 115 पर आए, तो कितने का इंक्रीज आ रहा है? 19 का इंक्रीज आ रहा है। तो जाके 2019 में 19 का फेयर वैल्यू गेन जाके रिकॉर्ड कर दो। तो इशू क्लियर? सबको क्लियर ना? नेक्स्ट वन, आप बताएं पॉइंट 3 में कोई ऐसी चीज जो आपने अकाउंट फॉर ना की हो, या आप लोगों को कोई इशू नजर आ रहा हो इसमें? है कोई? बस हो गया कंप्लीट, जान छोड़ दो इसकी। इक्विटी,
तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से मुराद वही होता है। एक हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसे कहते हैं प्रॉफिट और लॉस। एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह रिकॉर्ड होते हैं जो हमारी इक्विटी का पार्ट बनते हैं। ओके, आप लोग अगर जाके इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दो तब भी एक ही बात है। आप लोग देखिए जब जर्नल एंट्रीज हम लोग कर रहे होते थे उसमें अक्सर लिखा हुआ होता था ओसीआई ओसीआई, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, बात वही है जी। अब किसी को कोई इशू? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जरा। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इजी लग रहा है या स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स? व्हीकल्स क्यों भला? क्योंकि प्लांट में गवर्नमेंट ग्रांट है, ऐसे ही है ना। तो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स की तरफ चलते हैं। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स के लिए तो उसने बता दिया था कि भाई पीपीई का पार्ट है और इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है। जैसे ही उसने कहा ना रिवैल्यूएशन मॉडल है, हमने कहा वाह मजे हो गए। 18 में जाके रिकॉर्ड करो 302, 19 में जाके रिकॉर्ड करो 290, आ जाओ ये देखो 302 एंड मुफ्त के नंबर मिल गए। राइट, राइट। लेकिन अगर हम लोग अब इधर बात करें तो इन्होंने डेप्रिशिएट होना है, पीपी का पार्ट है, लेकिन चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पर ही क्यों नहीं है लेकिन डेप्रिशिएट तो होगा ना। तो आप लोग ये देखो कि 2018 में मैंने इसको कितना डेप्रिशिएट किया और 2009। भाई एक पॉइंट पर एक ही चीज पे रहना। अब आपको यहाँ पे अभी ये नहीं सोचने की जरूरत है भाई जब रीवैल्यू किया तो लॉस है या रिवैल्यूएशन सरप्लस है। मुझे बताएं क्या इस चीज का ताल्लुक मेरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से है? तो जो चीज आपको ठीक से आ रही है उसको क्यों उलझा रहे हो? उसको तो ठीक से सॉल्व करो ना, क्यों शर्ता रहे? सही कह रहा हूं ना। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने? देखो, इसने क्या कहा, 1 जुलाई को एसिड की वैल्यू कितनी थी? 370 मिलियन। यूजफुल लाइफ कितनी थी? रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? तो अगर 2017 की बात करूं तो मैंने इसको डेप्रिशिएट किया होगा। अच्छा, इसके लिए ना एक छोटी सी वर्किंग कर दिया करो। इस काम के लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लोगे वो ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए चीज को समझना। इवन के बगैर वर्किंग के भी हम जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए देखो आप यूं क्या करो। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हो तो हम लोग एज इट इज नहीं लिखेंगे। हमने एज इट इज इसीलिए लिखा है क्योंकि लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर था। अगर फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होगा तो अभी तो उसने डेप्रिशिएट होना है, तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर जाएगी। ओके, तो फिर एज इट इज नहीं लिख देना। ये लास्ट डे पे रीवैल्यू हो रहा था इसलिए मैंने जाके एज इट इज लिखा था उसको। राइट, अच्छा पॉइंट है आपने बोल दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में होते हैं, सिर्फ पूछते नहीं है। अच्छा जी, अब यहां पर देखें क्या करना है आप लोगों ने। आपने यहां पे लिखना है कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट। यहां पे आपने लिख देना है रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहां पे लिख देना है प्रॉफिट और लॉस। ये 3 कॉलम आपने बना लेने हैं। ओके, अब डेट ऑफ एक्विजिशन, तो लाजमी बात है आप इसको इसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 370। फिर आप इसको डेप्रिशिएट भी करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कब? 31 दिसंबर 17। जी छोटी सी वर्किंग आपको ना 4 to 5 मार्क्स तक इजीली लेके चले जाएगी विदाउट एनी एरर। ओके, तो मतलब आपको ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली जाके डेप्रिशिएट करो। कैसे करोगे इसको डेप्रिशिएट? ये देखो 370, भाई वर्किंग उसे शो करो। मतलब उससे हम ये नहीं कह सकते भाई वो तो मैंने कैलकुलेटर पे कर ली थी। तो आपसे बताओ भाई कैसे की थी। -30 डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय, एंड द वैल्यू इज 17। 10 है। अच्छा, आपने 10 के साथ कैलकुलेशन की है ना, 8 के साथ की है? अच्छा, ये वैल्यू 17 आ गई।
अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? WDV3। अच्छा, क्या इस दिन आपका एसेट रीवैल्यू हुआ? क्या इस दिन आपका एसेट रीवैल्यू हुआ? नहीं हुआ। आप अगले साल पे चले गए और अगला साल आपका कौन सा है? 18 पे भी आपने डेप्रिशिएट किया होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब यहां पर आप लिख लो 31 दिसंबर 2000। अच्छा, कैसे डेप्रिशिएट आपने इसको किया होगा? 370 स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, -30 डिवाइडेड बाय 10 एंड द वैल्यू इज 34। क्या वैल्यू आ गई? 319। ये क्या है एसिड की? कब? तो भाई 2018 का क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने लिखना नहीं था? लिखना था। 2018 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना था ना। कितना आया? जाओ लिखो इसको। अब यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने बैठ जाते हैं। भाई वर्किंग का कोई नंबर नहीं है। हाँ, ये 34 लिखने का नंबर है, तो आप लोग यहां पे आके 34 लिख लो। ओके, अब यहां से आपको नंबर मिल चुका है इसका। क्लियर? अच्छा, फिर क्या करना है हम लोगों ने? एसिड को रीवैल्यू करना है इसी दिन। अच्छा, रिवैल्यूएशन कैसे करोगे? आपको रिवैल्यूड अमाउंट गिवन होती है, आप पहली लाइन खाली छोड़ दो, एक लाइन के बाद जाके लिखा करो रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ रुपीज। अब देखो, रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास कितनी आई थी एट द एंड ऑफ 2018? 302। तो 302 पर लेकर आओ। तो जैसे ही 302 पर लेकर आओगे तो आपको 17 का लॉस बेयर करना पड़ा, रीवैल्यूएशन, जो कि आप लोग जाके रिकॉर्ड करोगे इन, तो प्रॉफिट और लॉस में चले जाओ और ये लॉस इस तरह से। क्लियर? किसी को डाउट? अच्छा, अब यहां पर देखो, क्या कोई और चीज आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए अभी? है? करनी चाहिए। ये जो लॉस आया है 17 का, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके रिकॉर्ड नहीं करोगे इसको? कौन से ईयर में? 18 में। 18 में जाओ, लॉस रिकॉर्ड करो। ये देखो, कौन सी स्टेटमेंट में जाके रिकॉर्ड करोगे? तो ये देखो, ये हम प्रॉफिट और लॉस में पहुंच गए और इसमें जाकर रिवैल्यूएशन लॉस ऑन, चल अभी हमने इम्पेयरमेंट नहीं पढ़ा, ये कोई इम्पेयरमेंट अगर होती तो वो भी साथ इसी तरह रिकॉर्ड हो सकती है। कोई डाउट? अच्छा, ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ईयर। जैसे ही नेक्स्ट ईयर पहुंचे 31 दिसंबर 2000, कोई एडिशन डिस्पोजल, अब आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन अब डेप्रिशिएट 370 ने नहीं होना, अब डेप्रिशिएट होगी रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। 1.5 साल गुजर चुका था, 10 में से 1.5 साल गुजर गया है, बाकी कितना बच गया? तो यहां पे लिखोगे 8.5। 32 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सेम ट्रीटमेंट जो आप डेप्रिसिएशन के साथ करते हो, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, वही ट्रीटमेंट अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो उसके साथ भी करोगे। ओके, और अगर लॉस है तो उसके साथ भी करो। क्लियर? अच्छा, क्या ट्रीटमेंट करोगे? 17 डिवाइडेड बाय, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, इसकी रेजोनेबल वैल्यू हमेशा नील होती है, मतलब इसको 30 की वैल्यू ना दे देना, क्या उसके साथ भी हमने -30 किया था तो इसके साथ भी -30 नहीं। सेम ट्रीटमेंट से मुराद है वही रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो इसके लिए ली, उसके लिए भी वही ले लेना, डिवाइडेड बाय, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होने की वजह से फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। ओके, और उसकी वजह से हम लोगों ने 2 का लॉस कंपनसेट कर दिया, तो बाकी लॉस कितने का बचा? देखो, अगर रिवैल्यू ना करता तो मैं डेप्रिशिएट कितनी अमाउंट पे कर रहा था, लेकिन ड्यू टू रिवैल्यूएशन मैंने उसको कितने पे डेप्रिशिएट किया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कितना डिक्रीज?
तो इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो हमने कहा वो 17 के प्रॉफिट लॉस में से 2 का हमने आपको कंपनसेट कर दिया ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब बाकी 15 का लॉस रह गया। क्लियर हो गई बात? जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? अच्छा, अभी तक कोई चीज आके आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ₹32 कौन सी स्टेटमेंट में? कहीं आप इसी की बात कर रहे हो? ये हो गया। कोई डाउट? अब 2019 के एंड पर थे तो दोबारा से रीवैल्यू हो गया। अब जाके रीवैल्यू करेंगे, ये देखें तो खाली छोड़ेंगे। ये आपके पास टीवी रीवैल्यूड अमाउंट 20 का इंक्रीज, तो ये है रीवैल्यूएशन गेन। सरप्लस नहीं लिखना इधर, ये सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन गेन, ये आप लोगों ने जाके मारा। आपके पास आया रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 20। अब ये फर्स्ट टाइम तो रिवैल्यू नहीं हो रहा था कि आप लोग सारे के सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख देते। अब अदर जो हम लोग वर्किंग कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे क्या तुम्हें पता है कि टोटल 17 का लॉस हुआ था, लेकिन ये भी पता है सारा 17 नहीं एडजस्ट करना, उसमें से 2 का एडजस्ट कर चुके हैं, बाकी लॉस कितना पड़ा हुआ है। तो एसिड ने कहा कि भाई पहले मुझे तो कंपनसेट करते जाओ, जो सारा लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड तुमने मुझे दिया था, तो अब खुशियां ना मनाओ ज्यादा, आके पहले मुझे कंपनसेट करो। तो पहले उसको जाके कंपनसेट करेंगे कितनी अमाउंट से, क्या कहेंगे सारा 20 रख ले, हैं कितना, जितना बाकी बच गया। लॉस था तो नेगेटिव, रिवैल्यूएशन गेन है पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां पर भी पॉजिटिव। अब बाकी लॉस कितना बच जाएगा, लेकिन अब एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी आ रही है, ये चली जाएगी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द पीरियड। लेकिन इसमें से कुछ भी इस साल ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसफर ये होगा 2020 में, जिसकी मैं वर्किंग नहीं कर रहा। ओके, अब क्या चीज आगे मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाकर 5 का रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन एसिड में गेन कितनी वैल्यू का आया है इस साल? 20 का। अब यहां पर देखो ये चीज आ गया, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास है। ओके, अब यहां पर सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस, बाकी जो लॉस को दिया है वो पहले ही एडजस्ट हो चुका है। किसी को कोई इशू? बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो आपको नहीं लगता जैसे व्हीकल्स भी खत्म हो गई हैं, अब बाकी क्या रह गया आपके पास? अच्छा, आप मुझे एंट्री बताओ, यहाँ पर एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? ये रिवैल्यूएशन अपवर्ड आया है 20 का, मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? एसिड को डेबिट करोगे, एसिड कौन सा था? व्हीकल, व्हीकल को डेबिट करोगे कितने से? 20 से। तो आपको नहीं लगता कि व्हीकल जैसे ही मैंने जाके 290 का लिखा उसमें 20 शामिल हो चुका है? ठीक है, फिर मेरे पास आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रुपीज एंड रिटेन्ड अर्निंग कितने से? तो रिटेन अर्निंग के बाद रिटेन अर्निंग में रह गई, उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये शो करने की भी जरूरत नहीं है। अभी तो बताया है कि जेब से पैसे निकाले तुम्हें दिखाए, वापसी रख दिए, तुम्हें कोई फर्क पड़ा है? तो ना लिखना जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। तुम क्या कहोगे? ड्यूरिंग द पीरियड मैंने 5,000 का नोट देखा जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। न, तो नहीं करनी ना, तो सिर्फ जाके अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करो जो तुम्हारे पास आया है।
ओके, इसीलिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाकर हमने 5 रिकॉर्ड कर दिया। बाकी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस में अगर जरूरत होगी लिख देंगे, राइट। अब किसी को कोई डाउट? अच्छा जी, अब आते हैं हम जी प्लांट की बात करें तो कंपैरेटिव ईयर्स में लिया 280 का हमारे पास प्लांट आया। अच्छा, इस कोर्स की भी कर दें तो हमारी प्लांट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपने अभी ये समझना है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का इधर कोई पॉइंट है ही नहीं। तो प्लांट को देखते हैं, 280 का प्लांट आया। उसके बाद प्लांट की यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है हमारे पास, 1 अप्रैल से अवेलेबल फॉर यूज हुआ। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 280 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, तो डेप्रिशिएट करेंगे 26.25 से, बाकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? कैरिंग अमाउंट, और 280 में से ये लेस कर दो, 250.75। अच्छा, जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तब दोबारा से इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, 280 डिवाइडेड बाय 8, ऑस्ट्रेलियन मेथड है ना। कितना? 35 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और कैरिंग अमाउंट 218 में प्लांट रिकॉर्ड होगा 253.75, 219 में जाके रिकॉर्ड होगा 218.75, 2018 में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 2019 में 35 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये और ये जाके रिकॉर्ड कर दिया। कोई इशू? नेक्स्ट वन ये देखो, क्या चीज, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। हाँ जी, बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा भाई, अभी ना मैं आप लोगों को ये ग्रांट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता रहा। ओके, तो ऐसे समझो जैसे ग्रांट वाला वो जो पैसे था वो इसमें अभी था ही नहीं। जब गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ लेंगे तब हम लोग इसको जाके अकाउंट फॉर कर देंगे। किसी को कोई डाउट? सारी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलें, ये ग्रांट से बोर्ड से रेलिवेंट है, तो हम लोगों ने अभी गवर्नमेंट ग्रांट को भी डिस्कस नहीं किया। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस वेयर हाउस के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस एज इट इज पड़ा रहेगा, जबकि व्हीकल के ऊपर सिर्फ 5 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, तो वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व मतलब इक्विटी के पोर्शन में जाके हम लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। तो होम असाइनमेंट नहीं हो सकती? एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों की होम असाइनमेंट होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।